wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं हैरी पॉटर की तीसरी मूवी का रिव्यू लेके आया हूँ और उसका नाम है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। और मेरा रिकमेंडेशन आपको पता ही है, मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी रही है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये 3rd ईयर है हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स में, और एक बहुत ही ख़तरनाक अपराधी जादू की दुनिया में जेल से या प्रिजन से भाग चुका है और हैरी पॉटर की जान को ख़तरा है उस कैदी से। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रुकिए, पहले 3 बातें बतानी है मुझे सेकंड मूवी के बारे में आप लोगों को। पहली तो ये कि हैरी पार्सल टंग कैसे जानता है, यानी कि सांपों से बात वो कैसे कर सकता है। तो एक्चुअली जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की कोशिश की थी, यानी कि 12 साल पहले, यानी कि जब हैरी बच्चा था बिल्कुल, तो फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि हैरी की मॉम का लव उसके लिए एक ढाल बन गया था और वोल्डेमॉर्ट का स्पेल जो मर्डर करने वाला है उसी पर बैकफायर कर गया था, इसलिए वो मरने की हालत में पहुंच गया। सो इसे एक्चुअली एक बहुत पुराना जादू बताया गया है कि किसी का प्यार भी किसी के लिए ढाल की तरह काम कर सकता है। एनीवे, तो हैरी को जब वोल्डेमॉर्ट ने मारा तो कुछ शक्तियाँ वोल्डेमॉर्ट की हैरी में चली गई। इंटेंशनली नहीं, बट हाँ चली गई। तो वोल्डेमॉर्ट एक्चुअली में सालाज़ार स्लिदरिन का वारिस था और वो सांपों से बात कर सकता था, इसलिए हैरी के अंदर भी वो पावर आ गई जिससे कि अब हैरी भी सांपों से बात कर सकता है। दूसरी बात, जब हैरी को उस भयंकर जानवर से लड़ना था सेकंड पार्ट में लास्ट में, तो उसको कुछ हथियार चाहिए था। तो उसके पास अपने आप ही सॉर्टिंग हैट से गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की तलवार आ जाती है। सॉर्टिंग हैट के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी, जो कि बच्चों को उनके हाउसेस में सॉर्ट करता है। और गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, जैसा कि आपको याद ही होगा, हॉगवर्ट्स के 4 फाउंडर्स में से एक थे। तो एक्चुअली गॉड्रिक का कहना था कि जब भी किसी सच्चे ग्रिफिंडोर हाउस वाले को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो तलवार खुद ही उसके सामने आ जाएगी। हैरी के सामने वो तलवार प्रकट हो जाती है जिससे कि उस भयंकर जानवर को वो हरा पाता है। तीसरी बात, डंबलडोर के पास एक फीनिक्स पक्षी है। ये बहुत ही पुराना पक्षी है जो कि एक मिथ है, यानी कि कहते हैं कि करोड़ों साल पहले ऐसे पक्षी एग्जिस्ट करते थे, बट कोई सच नहीं जानता। एनीवे, इसकी खासियत ये है कि ये लोग या ये पक्षी अपने वज़न से ज़्यादा 100 गुना वज़न उठा सकते हैं और इनके आंसू, हाँ वही आँखों के आंसू, किसी भी घाव को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो ये थी 3 खास बातें जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। इन सभी चीज़ों का इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है, बट आगे की मूवीज़ में ये सब इन्फॉर्मेशन काम आएगी। तो आइए 3rd मूवी की बात करते हैं। 3rd मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में, यानी कि सेकंड मूवी के लगभग 2 साल बाद, सही बताऊँ तो 1.5 साल बाद। और इसके डायरेक्टर अब चेंज हो गए थे। पहली 2 मूवीज़ के डायरेक्टर थे क्रिस कोलंबस, इसके डायरेक्टर है अल्फोंसो क्वारन। और 3rd नॉवल आई थी 1999 में, और इसके राइटर आपको पता ही है, और उनका नाम है जेके रॉलिंग। और इस मूवी से डंबलडोर वाले एक्टर भी चेंज हो गए क्योंकि पुराने वाले एक्टर की डेथ हो गई थी। इसमें डंबलडोर का किरदार निभाया है माइकल गैम्बन ने। ये पहली मूवी है सीरीज़ की जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ लोकेशंस पर शूटिंग की गई है। और इसी मूवी से आगे की हर मूवी का प्रोडक्शन टाइम 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल हो गया था। और ये पहली हैरी पॉटर की मूवी थी जिसने आईमैक्स टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, यानी कि इस मूवी को नॉर्मल थिएटर्स और आईमैक्स थिएटर्स दोनों के हिसाब से बनाया गया था। आईमैक्स थिएटर्स में जिसने नहीं देखा है उन्हें बता देता हूँ, आईमैक्स एक्चुअली बहुत ही वाइड स्क्रीन टेक्नोलॉजी है। वो ज़्यादा अच्छा, डिटेल्ड और साफ दिखता है एज़ कम्पेयर टू आजकल के 16:9 वाली मूवीज़ के मुकाबले। इसके बारे में अगर आप लोग को और जानना है तो गूगल कर लीजिएगा आप लोग, और हो सके तो लाइफ में आईमैक्स में एक मूवी देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। टिकट्स थोड़े से महंगे होते हैं बट वर्थ है वो। एनीवे, ये साल 2004 की दूसरी सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी। इसने उस साल लगभग $800 मिलियन का बिजनेस किया था। टॉप पर थी श्रेक 2,
जो कि डिज्नी प्रोडक्शन की थी, उसने $28 मिलियन का बिजनेस किया था। और थर्ड नंबर पर थी हमारी फेवरेट स्पाइडरमैन मूवी, उसने $788 मिलियन का बिजनेस किया था। अब ये सुनिए, एक्चुअली पहली दो मूवीज़ और इसमें आप लोगों को बहुत फ़र्क दिखेगा, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं कहानी दिखाने के तरीके में। थोड़ा सा डार्कर टोन लाया गया है, मतलब कि कहानी और इंटेंस दिखेगी और सीरियस दिखेगी इसमें आप लोगों को। और कहते हैं कि ये मूवी है जिसने बिल्कुल एग्जैक्टली बुक के हिसाब से सभी कैरेक्टर्स के अपीयरेंसेस को पकड़ा है, कि जैसे हैरी कैसा दिखता है वो सबसे सही इसी में दिखाया गया है, कि उसके बाल बिखरे रहते हैं हर वक्त, उसका चश्मा ऑलमोस्ट टूटा ही रहता है और उसके स्कूल के कपड़े भी अंदर बाहर होते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे ही हर कैरेक्टर को जैसा नॉवल में बताया गया है या उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही इसमें दिखाया गया है। और कहानी भी जितना ज़्यादा हो सके नॉवल को ही फॉलो किया है। और सभी एक्टर्स की एक्टिंग में भी थोड़ा सा बदलाव नज़र आएगा आपको, जैसे हैरी का एक ह्यूमरस साइड भी दिखेगा आपको इसमें, और वो भी स्कूल में दोस्तों के साथ मस्ती करता है, सब कुछ दिखेगा इसमें आपको। इसके कारण से कहते हैं कि पूरी हैरी पॉटर की सीरीज़ में ये बेस्ट मूवी रही है, नहीं तो एटलीस्ट सेकंड बेस्ट रही है आफ्टर 8th वाली मूवी के, यानी कि सबसे आखिरी वाली मूवी के बाद। खैर आप लोग देखिएगा ज़रूर इस मूवी को, और एज़ यूजुअल इस मूवी ने भी ढेर सारे बड़े बड़े अवार्ड जीते हैं। एनीवे आइए प्लॉट शुरू करते हैं। तो हैरी पॉटर डर्सलीज के साथ घर में रह रहा है गर्मी की छुट्टियों में, और बहुत दुखी है वो यहाँ रहकर। वो यहाँ क्यों रहता है गर्मी की छुट्टियों में और कहीं अपने किसी स्कूल के फ्रेंड के यहाँ क्यों नहीं जाता, इसका जवाब मैं आपको आगे आने वाली मूवीज़ में दूंगा। एनीवे वर्नन डर्सली जो कि घर का मुखिया है, उसकी बहन आई हुई है उससे मिलने, और उसका नाम है मार्ज। मार्ज हैरी पॉटर की और उसके माता पिता की बहुत इंसल्ट कर देती है। इसके कारण हैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते जादू से मार्ज एकदम गुब्बारे की तरफ फूल जाती है और उड़ जाती है। हैरी गुस्से के मारे अपना सामान लेकर घर से भाग जाता है। उसको ये लगता है कि अब उसे स्कूल से निकाल देंगे, क्योंकि उसने स्कूल के बाहर जादू इस्तेमाल किया है। एक्चुअली स्कूल का एक रूल है कि कोई भी जादूगर या जादूगरनी स्कूल के बाहर जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, खासकर मगल्स की दुनिया में। मगल्स यानी कि जिन्हें जादू नहीं आता, जैसे कि हम लोग। खैर हैरी ऐसे ही एक पार्क के पास घूम रहा होता है, तभी एक ट्रिपल डेकर बस उसे लेने आती है। उसमें बस कंडक्टर उसे बताता है कि एक बहुत ही खतरनाक कैदी जिसका नाम सीरियस ब्लैक है, वो अज़्काबान की जेल से भाग चुका है। सो जादू की दुनिया में एक ही बड़ी सी जेल है जिसका नाम है अज़्काबान, और सभी अपराधियों को या बुरे जादूगरों को कैद करके यहीं रखा जाता है। और बस कंडक्टर उसे बताता है कि सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट का वफादार था। खैर फिर वो एक जगह पहुंचता है जो कि जादू की दुनिया को बिलोंग करती है, बट है लंदन में, और उसका नाम है लीकी कॉल्ड्रॉन। वहाँ उसे मिनिस्टर ऑफ मैजिक कॉर्नेलियस फज मिलते हैं। जी हाँ, जादू की दुनिया की खुद की एक मिनिस्ट्री है या सरकार कह लीजिए, और उसका जो हेड होता है उसको इसमें कहा गया है मिनिस्टर ऑफ मैजिक। एक्चुअली मिनिस्टर ऑफ मैजिक को दूसरे पार्ट में भी दिखाया जाता है। खैर हैरी फिर कॉर्नेलियस फज से पूछता है कि क्या उसे स्कूल से निकाला जा रहा है, तो कॉर्नेलियस बोलता है कि नहीं, क्योंकि अपनी आंट को फुला के उड़ा देना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, और दूसरी बात हैरी को सीरियस ब्लैक से खतरा भी हो सकता है। तो हैरी हैरान हो जाता है कि मुझे क्या खतरा है उससे। एनीवे अगले दिन हैरी को हरमाइनी मिलती है और रॉन की पूरी फैमिली मिलती है लीकी कॉल्ड्रॉन में। वहाँ पर वीजली फैमिली के हेड यानी कि आर्थर वीजली यानी कि रॉन के फादर हैरी को बताते हैं कि इस साल उसे स्कूल में थोड़ा ध्यान से रहना होगा, क्योंकि शायद सीरियस ब्लैक उसे ढूंढ के मारना चाहता है, क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट का बहुत बड़ा वफादार रहा था। तब हैरी को लगता है कि ये सीरियस ब्लैक कोई बहुत बड़ा थ्रेट वाकई में है। एनीवे इसके बाद सीधा हॉगवर्ट्स ट्रेन का सीन आता है। सभी स्टूडेंट्स ट्रेन से हॉगवर्ट्स जा रहे होते हैं कि तभी ट्रेन को बीच में रोक दिया जाता है और डिमेंटर्स उस पर चढ़ते हैं जो कि सीरियस ब्लैक को ढूंढ रहे हैं। डिमेंटर्स को हिंदी में दम पिशाच कहा गया है, लेकिन डिमेंटर्स उन लोगों के लिए बहुत बुरे होते हैं जिनके पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ होता है, क्योंकि डिमेंटर्स उसी दुख पर फीड करते हैं और हैरी के पास में ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा हो चुका होता है। और डिमेंटर्स जनरली क्या करते हैं, दूसरों के दुख पर फीड करते करते उनकी आत्मा उनके शरीर से निकाल के उन्हें मार डालते हैं। वो तो भला हो डम्बलडोर का, जो कि डिमेंटर्स को कंट्रोल में रखते हैं और उन्हें स्कूल से बाहर ही रखते हैं।
एनीवे डिमेंटर्स जैसे ही ट्रेन पर चढ़ते हैं वो हैरी के दुख पर फीड करने लग जाते हैं। फीड करना यानी कि काइंड ऑफ खाना, जिससे कि डिमेंटर्स को एनर्जी मिलती है। पर तभी एक प्रोफेसर जो ट्रेन पर होता है वो हैरी को बचा लेता है, लेकिन हैरी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब हरमायनी और रॉन हैरान होते हैं कि हैरी को हुआ क्या था। तब हैरी बताता है कि उसे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे सारा दुख उसके जीवन का उसे याद आ गया था और उसे उसकी माँ दिखाई दी थी। तब हैरी को लगा कि शायद रॉन और हरमायनी को भी कुछ हुआ होगा, बट उन्हें कुछ नहीं हुआ था। खैर ये लोग स्कूल पहुंचते हैं और जिस प्रोफेसर ने हैरी की जान ट्रेन पर बचाई थी वो इस साल डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का नया टीचर है। एक्चुअली डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का टीचर हर साल ही चेंज होता है। या तो वो मर जाता है, या फिर वो पागल हो जाता है, या तो फिर वो खुद ही छोड़ के चला जाता है। और भी बहुत सारे रीजंस के कारण हर साल इस वाले सब्जेक्ट के टीचर चेंज होते ही रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये आगे की मूवीज़ के रिव्यू में आप लोगों को मैं बताऊँगा। एनीवे इस प्रोफेसर का नाम है रीमस ल्यूपिन और डम्बलडोर स्टूडेंट्स को बताता है कि जब तक सीरियस ब्लैक पकड़ा नहीं जाता तब तक डिमेंटर्स स्कूल के आसपास नज़र रखेंगे उसकी तलाश करने में। दरअसल अज़्काबान प्रिजन में कोई ह्यूमन गार्ड्स नहीं है एज सच। उस प्रिजन को गार्ड ये डिमेंटर्स ही करते हैं। तो अगर कोई कैदी भागना भी चाहे तो वो चाहकर भी भाग नहीं सकता है, लेकिन सीरियस ब्लैक पहला ऐसा कैदी है जिसने ये कर दिखाया है। फिर दिखाया है कि हैग्रिड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स का टीचर बन गया है। सो एक्चुअली जादू की दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स या क्रिएचर्स हैं, तो थोड़े बहुत जानवरों के बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। और हैग्रिड एक जायंट है, जैसा कि मैंने पहली नॉवल में बताया था। एक्चुअली वो हाफ जायंट है, तो वो इन क्रिएचर्स को आराम से संभाल सकता है। तो उसकी पहली क्लास में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस मैजिकल क्रिएचर को हैग्रिड लाया होता है क्लास को दिखाने के लिए, वो ड्रेको मैल्फॉय पर हमला बोल देता है। एक्चुअली मैल्फॉय की ही गलती होती है, तो फिर वो अपने फादर से शिकायत करता है इसकी, और फिर उस जानवर को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। इसके बाद एक क्विडिच मैच के दौरान एक डिमेंटर हैरी पर हमला कर देता है और उसे उसकी झाड़ू से गिरा देता है, लेकिन हैरी हॉस्पिटल में जैसे तैसे रिकवर हो जाता है। और फिर इसमें और भी क्लासेस दिखाते हैं। अब इसमें दिखाया है कि हॉगवर्ट्स के पास ही एक छोटा सा सेटलमेंट या गांव कह लीजिए है, जिसका नाम है हॉग्समीड। 3rd ईयर से बच्चे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके यहाँ पर घूमने जा सकते हैं वीकेंड्स पर। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है, पब्स हैं और भी बहुत कुछ है। फुल ऑन वीकेंड पे मज़े करने का है। लेकिन चूंकि हैरी के पेरेंट्स नहीं हैं तो वो हॉग्समीड नहीं जा पाता है। तो वो अपना इनविजिबिलिटी क्लोक पहन के जा ही रहा होता है कि तभी रॉन के भाई फ्रेड और जॉर्ज उसे पकड़ लेते हैं और उसे मराडर्स मैप देते हैं। अब ये क्या है? मराडर्स मैप दरअसल पूरे स्कूल का नक्शा है, वो भी लाइव नक्शा। यानी कि स्कूल में इस वक्त कौन कहाँ पर है सब कुछ इसमें दिखता है। तो फ्रेड और जॉर्ज हैरी को बताते हैं कि स्कूल से बाहर जाने के 7 गुप्त रास्ते हैं, लेकिन हॉग्समीड जाने वाला रास्ता एक ही है। और फ्रेड और जॉर्ज हैरी को हमेशा के लिए वो मराडर्स मैप दे देते हैं। लेकिन उस नक्शे को हर कोई नहीं पढ़ सकता है। उसका एक पास कोड है, उसे खोलने का भी और उसे बंद करने का भी। यानी कि मान लीजिए किसी के हाथ वो नक्शा लग गया तो वो जैसे ही उसको खोलेगा और अगर उसे पास कोड नहीं पता है तो वो नक्शा उसे बहुत सारी गालियाँ सुना देगा या कुछ भी उल्टा सीधा लिख देगा। इसलिए उस नक्शे को देखने के और फिर वापस वो नक्शे को बंद करने के 2 अलग अलग पास कोड हैं। बंद करने का है मिस्चिफ मैनेज्ड, खोलने वाले का क्या है उसके लिए आप लोग मूवी देखिए या मुझे कमेंट में बताइए। एनीवे हैरी जब हॉग्समीड में इनविजिबिलिटी क्लोक पहन के घूम रहा होता है तब उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप का पता सीरियस ब्लैक ने ही वोल्डेमॉर्ट को बताया था, जिससे कि वो हैरी को मार सके। और सबसे बड़ी बात, सीरियस हैरी के माँ बाप यानी कि जेम्स और लिली पॉटर का दोस्त था और हैरी का गॉड फादर भी था। और सीरियस के कारण इन सब का एक और म्यूचुअल फ्रेंड था जिसका नाम था पीटर पेटिग्रू, उसका भी मर्डर वोल्डेमॉर्ट ने कर दिया था। तो हैरी को बहुत गुस्सा आता है ये सुन के और वो कहता है कि सीरियस ब्लैक अब उसे ढूंढे या ना ढूंढे वो उसे ढूंढ के ज़रूर मार डालेगा। खैर आगे दिखाते हैं कि हैरी प्रोफेसर ल्यूपिन के पास जाता है और पूछता है कि उन्होंने ट्रेन पर उस दिन डिमेंटर्स को कैसे भगाया था। तो वो कहते हैं कि उन्होंने उस दिन पेट्रोनस चार्म यूज़ किया था। फिर ल्यूपिन उसे पेट्रोनस चार्म सिखाता है और ये एक्चुअली बहुत ही एडवांस जादू है जिसे 6th या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स करते हैं। इसका स्पेल है एक्सपेक्टो पेट्रोनम
और इसको बोलने से पहले और बोलते वक्त भी आपके माइंड में एक बहुत ही पावरफुल खुशी वाली मेमोरी होनी चाहिए। जितनी पावरफुल मेमोरी होगी उतना ही पावरफुल स्पेल रहेगा। तो एक्चुअली हर स्टूडेंट जब पेट्रोनस चार्म यूज़ करता है तो उसका एक पेट्रोनस बनता है, एक मैजिकल क्रिएचर के फॉर्म में, काइंड ऑफ एक सिल्वरी वाइट फॉर्म में वो मैनिफेस्ट होता है। और हैरी का पेट्रोनस है स्टैग, जो कि जादू की दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पेट्रोनस माना जाता है, जो कि उसने मात्र 13 साल की उम्र में ही अचीव कर लिया था। स्टैग काइंड ऑफ डियर यानी कि हिरन की तरह दिखता है। तो पूरे साल ल्यूपिन से सीखने के बाद हैरी बिल्कुल लास्ट में अपना पेट्रोनस बना पाता है। अच्छा, इसमें एक प्रोफेसर ट्रेलॉनी करके है जो कि डिविनेशन की क्लास पढ़ाती है, काइंड ऑफ भविष्यवाणी सीखने या समझने वाली क्लास। तो उसको ना काइंड ऑफ दौरे पड़ते हैं उस प्रोफेसर को, जिसके दौरान वो किसी ट्रांस में चली जाती है और उस दौरान वो जो भविष्यवाणी करती है वो बिल्कुल सच होती है। तो एक क्लास के बाद प्रोफेसर ट्रेलॉनी हैरी को पकड़ के ट्रांस में चली जाती है और उसे बताती है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आएगा। एक रात हैरी स्कूल में घूम रहा होता है और उसको मराडर्स मैप में पीटर पेटिग्रू दिखता है। तभी उसको स्नेप पकड़ लेता है, लेकिन ल्यूपिन उसको छुड़ा लेता है। और फिर ल्यूपिन हैरी पर गुस्सा करता है स्कूल में अकेले घूमने के लिए, और ल्यूपिन उससे मैप ले लेता है। लेकिन हैरी बताता है कि उसने मैप में पीटर पेटिग्रू को देखा है, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो मर चुका है। तो मैप गलत दिखा रहा है। लेकिन ल्यूपिन बोलता है कि मैप कभी भी गलत नहीं दिखा सकता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो जो हैग्रिड वाला मैजिकल क्रिएचर था ना, उसको मारने वाले हैं क्योंकि उसको मौत की सज़ा मिली थी। तो हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के पास जा रहे हैं। उसके बाद रॉन का पेट चूहा उसे काट लेता है और वो भागता है। तो फिर रॉन भी अपने चूहे के पीछे भागता है। तभी एक काला कुत्ता आता है और वो रॉन को पैर से पकड़ के एक हवेली के अंदर ले आता है। और फिर सारे खुलासे यहाँ पर होते हैं। एक्चुअली में रॉन का चूहा ही पीटर पेटिग्रू निकलता है और वो काला कुत्ता सीरियस ब्लैक निकलता है। और प्रोफेसर ल्यूपिन को इसमें वेयरवुल्फ यानी कि नर भेड़िया बताया गया है। और ल्यूपिन, सीरियस पीटर और हैरी के पिता जेम्स पॉटर स्कूल के समय से दोस्त रह चुके हैं। अब वो वाली रात क्या थी, फुल मून वाली रात होती है। तो ल्यूपिन वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और डिमेंटर्स हैरी को मारने की कोशिश करते हैं और सीरियस को भी मारने की। हैरी और सीरियस मरने की कगार पर होते हैं, लेकिन तभी कोई आके सभी डिमेंटर्स को भगा देता है। लेकिन सीरियस अल्टीमेटली डिमेंटर्स द्वारा पकड़ा जाता है। इसके बाद हैरी और हरमाइनी टाइम ट्रैवल करते हैं और समय में पीछे जाके वो सीरियस को बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये सुनिए, ये आखिरी में ही पूरे प्लॉट का खुलासा होगा, तो वो आप लोग मूवी देख के ही जानिए कि पीटर पेटिग्रू जिंदा कैसे है, क्या वाकई में सीरियस ने अपने दोस्त जेम्स को धोखा दिया था, और लुपिन का क्या होता है जब वो नर भेड़िया में कन्वर्ट हो जाता है, और वोल्डेमॉर्ट का वफादार आखिर कौन है, और इन सब के बीच में प्रोफेसर स्नेप का क्या हाल होता है, और समय में ये लोग वापस कैसे जाते हैं और किस किस को बचा पाते हैं, और वो बंदा कौन था जिसने वो हज़ारों डिमेंटर्स को भगाया था जब सीरियस और हैरी मर रहे थे, और ये सीरियस कुत्ता कैसे बन गया, और पीटर रॉन का चूहा कैसे बना, और ल्यूपिन नर भेड़िया कैसे बना, ये सब जानने के लिए आप लोग मूवी देखिए। अच्छा, एक बात और, नॉवल में सीरियस हैरी को अपने पुराने दिनों के बारे में बताता है जब वो चार दोस्त यानी कि जेम्स, सीरियस, ल्यूपिन और पीटर साथ में घूमते थे और कितने पक्के दोस्त थे, और एक्चुअली इन्हीं चारों ने मिलकर मराडर्स मैप का इन्वेंशन किया था। तो आप लोगों को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, कि आप हो सके तो नॉवेल्स ज़रूर पढ़िएगा। आइए थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो क्रिस कोलंबस ने मना कर दिया था थर्ड फिल्म डायरेक्ट करने से, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ समय गुजारना चाहते थे, और पहली दो फिल्म्स के वक्त वो इतना बिजी हो गए थे कि अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वार्नर ब्रदर्स गए सबसे पहले गिलर्मो डेल टोरो के पास। उन्होंने बिल्कुल ही अलग टोन में मूवी बनाने का सोचा, क्योंकि उन्हें पहली दो फिल्म्स कुछ ज़्यादा ही ब्राइट और रंग बिरंगी और हंसती खेलती लगी। यहाँ बात नहीं बनी तो फिर वार्नर ब्रदर्स गए मार्क फॉस्टर के पास, पर वो चाइल्ड एक्टर्स के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फाइंडिंग नेवरलैंड में बच्चों के साथ काम किया हुआ था। फिर वार्नर ब्रदर्स गए एम नाइट श्यामलन के पास। वो ऑलरेडी द विलेज नाम की मूवी पर काम कर रहे थे, सो उन्होंने मना कर दिया। वैसे द विलेज भी बढ़िया हॉरर मूवी है। फिर वार्नर ब्रदर्स ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए। पहला कैली खूरी, दूसरा केनेथ ब्राना और तीसरा अल्फोंसो क्वारन। केनेथ ब्राना वही है जिन्होंने सेकंड पार्ट में गिलरॉय लॉकहार्ट का किरदार निभाया था। वैसे बता दूं कि केनेथ ब्राना बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर और एक्टर है,
वो आजकल हरक्यूल पोयरो वाले डिटेक्टिव का किरदार निभा रहे हैं मूवीज़ में। ये मूवीज़ अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल्स पर बेस्ड है और बहुत ही ज़बरदस्त है ये वाली मूवीज़। एनीवे, अल्फोंसो क्वारन थोड़ा हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्होंने नॉवेल्स नहीं पढ़ी थी। तब गियर्मो डेल टोरो ने अल्फोंसो को डांटा कि उन्हें नॉवेल्स पढ़नी चाहिए और फिर उन्होंने नॉवेल्स पढ़ के तुरंत हाँ कह दी क्योंकि वो उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। और फाइनली अल्फोंसो क्वारन ने इसे डायरेक्ट किया। जेके रोलिंग इससे बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने अल्फोंसो का काम पहले देख रखा था। अब ये सुनिए, अल्फोंसो ने डैनियल रेडक्लिफ, एमा वॉटसन और रूपर्ट ग्रिंट को कहा कि वो लोग अपने कैरेक्टर्स के ऊपर एक एस्से लिख के लाएं और वो भी कैरेक्टर में जाके। यानी कि डैनियल रेडक्लिफ को एस्से लिखना था हैरी पॉटर पर, लेकिन अपने आप को हैरी पॉटर समझ के ही। सेम गोज फॉर रूपर्ट ग्रिंट एंड एमा वॉटसन। और लिखना क्या क्या था कि पैदा होने से लेके मैजिकल वर्ल्ड के पता लगने तक का सफ़र और कैरेक्टर किस इमोशनल एक्सपीरियंस से गुजरता है। तब एमा वॉटसन ने लिखा था 10 पेजेस का एस्से, जो कि सबसे लंबा था। डैनियल का था एग्जैक्टली 2 पेजेस का एस्से और रूपर्ट ने लिखा ही नहीं था। और अल्फोंसो ने जब रूपर्ट ग्रिंट से पूछा कि उन्होंने एस्से क्यों नहीं लिखा, तब रूपर्ट ने कहा कि रॉन कभी भी एस्से नहीं लिखता वैसे भी। तब अल्फोंसो ने कहा कि वेरी गुड, तुमने अपने कैरेक्टर को बिल्कुल सही समझा है। सेम गोज फॉर डैनियल एंड एमा। यही एक्टिंग का प्रोसेस पूरी मूवी के दौरान यूज़ किया गया है एक्टर्स द्वारा। एनीवे, और भी बहुत सारे चेंजेस अल्फोंसो ने किए हैं इस मूवी से, जो कि आगे के मूवीज़ तक कैरी किए जाएंगे। और इसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स वगैरह तो सब है ही लाजवाब। बाकी वो तो आपको पता ही है कि हर एस्पेक्ट नॉवल का दिखाना नामुमकिन होता है, बट फिर भी बहुत ही ऑसम मूवी रही है ये। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मस्ट वॉच है मेरी तरफ से, रीज़न्स आप लोगों को पता ही है। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट है कि अल्फोंसो क्वारन को एक आइडिया आया कि जब डिमेंटर्स आएंगे तो बारिश बर्फ़ में बदल जाएगी, यानी कि रेन आइस में बदल जाएगी। लेकिन उनके मैक्सिकन एक्सेंट के कारण विजुअल इफ़ेक्ट्स टीम ने ICE को आइज़ EYES समझ लिया, यानी कि आँखें समझ ली। तो उन्होंने एक स्टोरी बोर्ड बनाया था जिसमें यही बताया कि बारिश आँखों में बदल गई। उसको देख के अल्फोंसो हैरान हो गए थे, बट फिर विजुअल इफ़ेक्ट्स टीम को अपनी गलती समझ में आ गई। दूसरा फैक्ट यह कि सीरियस ब्लैक का किरदार इसमें गैरी ओल्डमैन ने निभाया है, जिन्होंने बैटमैन वाली मूवीज़ में कमिश्नर गॉर्डन का किरदार भी निभाया है। एनीवे, जब गैरी को पता चला कि डैनियल को म्यूज़िक का शौक़ है तो उन्होंने उसे एक गिटार गिफ्ट किया था। तीसरा फैक्ट यह कि फिल्मिंग के दौरान टॉम फेल्टन के रोब्स की जेब सिल दी गई थी ताकि वो सेट पर से खाना ना ले जा सके जेब में रख के। चौथा फैक्ट ये कि जेके रोलिंग ने इसमें डिमेंटर्स को अपने डिप्रेशन वाले समय के बेस पर क्रिएट किया है। पांचवा फैक्ट ये कि जेके रोलिंग का कहना है कि रीमस लुपिन उसका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है और उनका कहना है कि काश उनका भी कोई ऐसा टीचर होता। छठा फैक्ट यह कि गैरी ओल्डमैन ने सीरियस ब्लैक का किरदार एक्सेप्ट तुरंत कर लिया था क्योंकि उनको काम की ज़रूरत थी और उन्हें 1 साल से ऊपर हो गया था काम किए हुए। सातवां फैक्ट यह कि वैसे तो क्रिस कोलंबस का कॉन्ट्रैक्ट था कि वो सारी हैरी पॉटर मूवीज़ डायरेक्ट करेंगे, लेकिन फिर वो अपने बच्चों का बड़ा होना मिस कर देते, इसलिए उन्होंने 2 मूवीज़ के बाद ही छोड़ दी सीरीज़। आठवां फैक्ट यह कि प्रोफेसर ट्रिलॉनी का रोल पहले टिल्डा स्विंटन को गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो रोल फिर एमा थॉम्पसन ने निभाया है अपनी बेटी को इम्प्रेस करने के लिए। नौवां फैक्ट है कि विजुअल इफ़ेक्ट्स टीम को 6 महीने लग गए थे डिमेंटर्स क्रिएट करने में। 10वां फैक्ट यह कि जब इसकी फिल्मिंग ख़त्म हो गई थी तब अल्फोंसो का कहना था कि ये 2 साल उनके सबसे अच्छे साल थे फिल्म शूट करते हुए, और अगर हो सके तो वो कोई सीक्वल फिर से डायरेक्ट करना चाहेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। 11वां और आखिरी फैक्ट यह कि यही एक मूवी है जिसने $800 मिलियन क्रॉस नहीं किए थे। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.9, जिसे रेट के लगभग 6,63,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन आपको पता ही है, मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए मूवी को। हो सके तो नॉवल ज़रूर पढ़िएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।